हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इसमें हम टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ज्योग्राफी के, जो कि 2024 जो है सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे गए हैं 2024 में। तो जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं कोई भी, तो आप सबके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो बार बार रिपीट होते हैं। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं, फर्दर जो क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है जीएस एग्जाम्स क्रैकर। ठीक है, वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलती है। आप मेरे साथ ट्राई करिए क्वेश्चंस को खुद से लगाने का, मॉक टेस्ट और रिवीजन की तरह आप इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए, मैंने एसएससी सीजीएल कि 30 के 36 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, 36 शिफ्ट में, तो वो करवा दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज हमारा पीवाईक्यू का चल रहा है ये। ठीक है, पॉलिटी के मैंने डाल दिए हैं, करंट अफेयर्स के डाल दिए हैं जो 2024 में। देखिए 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, मैं उनका जो है सॉल्यूशन डाल रहा हूँ ये पीवाईक्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं भाई सारे 50 के अराउंड क्वेश्चन है इसमें। 50 से ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओजोन लेयर आर ट्रू। तो ये 2024 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है स्टेटमेंट 1, इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। और ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी क्या रहा है, फ्लोरोकार्बन्स जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। स्टेटमेंट सी कह रही है, तो ओजोन लेयर इज़ फाउंड अराउंड 50 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और स्टेटमेंट फोर्थ क्या कह रहा है, ओजोन लेयर इज़ एक्सपेंडेड नॉट टू रिकवर एनी मोर नाउ। तो आप बताइए, एक बार खुद से सोचिए इसका जो आंसर है क्या है। इसका जो आंसर है भाई सी है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं। जो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट बी भी ठीक है, और स्टेटमेंट सी ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो, इट इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर, जो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, MEIMST, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्जोस्फियर, ये वाली जो सेकंड वाली जो लेयर होती है जो एनवायरनमेंट की, उसमें पाई जाती है ये। ठीक है, लोकेटेड होती है जो है ओजोन लेयर। और देखिए स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। तो ठीक बात है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं जो ओजोन लेयर में जो होल हुआ है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ओजोन, अब स्टेटमेंट सी, ओजोन लेयर इज़ फाउंड अराउंड 15 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट। बाकी ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड नॉट टू रिकवर, देखिए रिकवर हो जाती है ये, अगर हम क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं इसको ज़्यादा उत्सर्जन ना करें इसका, तो ये रिकवर हो जाती है और रिकवर हुई भी है काफ़ी। तो कथन ए, यह समताप मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरो का कथन बी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। कथन जो सी है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। तो ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इतना आप ध्यान रखें भाई, हिंदी में भी मैंने दे दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो निम्नलिखित में से किस फसल को बढ़ने में लगभग एक वर्ष लगता है। 2024 का ही क्वेश्चन है ये, एसएससी का। तो आप बताइए किसको जो है एक साल लगता है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो ये है ऑप्शन सी, शुगर केन को जो है एक साल लगता है पूरा ग्रो होने में। तो हरियाणा, पंजाब और जो है वेस्टर्न यूपी में काफ़ी होता है ये। तो इसको पूरा देखिए जनवरी से और मार्च में बोया जाता है, और दिसंबर टू मार्च में कटाई होती है इसकी। ठीक है, तो एक साल का ही टाइम पीरियड रहता है राउंड अराउंड। ठीक है, एक साल तक, एक साल में ही ये ग्रो होता है, मैच्योर होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, शुगर केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस करिए भाई आप मेरे साथ, ठीक है, पार्टिसिपेशन रखिए क्लास में। फ्यूल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड ओनली इन विच काइंड ऑफ रॉक्स। तो जीवाश्मों में से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की चट्टानों में संरक्षित होते हैं। तो यह आपको बताना है। जो रॉक्स हैं, किस प्रकार की रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, जो ये फॉसिल्स
होते हैं जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूल किससे बना होता है, तो ये फॉसिल से बना होता है। तो फॉसिल्स जो होते हैं किस लेयर में पाए जाते हैं, तो ये होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो है अवसादी चट्टानें, ये लेयर्स में होती हैं। ठीक है, और दूसरी जगह से जो मटेरियल इकट्ठा होता है, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स जब टूट जाती हैं, जो पेरेंट रॉक होती है, तो वो उनके जो ग्रेन्स हैं रॉक्स के, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पे जो फॉसिल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कंपैक्शन के द्वारा इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कंपैक्शन होता है इनमें, तो यहीं से ही फ्यूल निकलता है। ठीक है, लेयर्स में होते हैं ये। बाकी जो प्लूटोनिक जो है चट्टानें होती हैं, ये अर्थ के अंदर बनती हैं। लार्ज कोर्स ग्रेन होते हैं इसमें, लार्ज कोर्स ग्रेन्स होते हैं और अर्थ के अंदर बनती हैं। वॉल्केनिक रॉक्स किससे बनती हैं, जो वॉल्केनिक लावा, जो अर्थ के, ये अर्थ है और यहाँ से वॉल्केनिक लावा निकलेगा, जो ये जमेगा। ठीक है, जो ये ऊपर ऊपर जमेगा, यहाँ से लावा निकलेगा, तो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक जो है रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, तो ये देखिए जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, और जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये कन्वर्ट हो जाती हैं भाई प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन्हें, तो ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक में। तो आपको इतना ध्यान रखना है बस इसका। जो इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। किसके द्वारा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा। ठीक है, तो और ये दोनों जो है सेडिमेंट्री जो है रॉक, इसमें लेयर्ड होती हैं, इसमें मेटामॉर्फिक में ये लेयर्ड नहीं होता, और ना ही जो है ये इग्नियस रॉक्स लेयर्ड होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। द बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। टोटल जो हमारे हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको बताना है जो ये बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जो कि एमपी में है, तो यहाँ पे कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, तो बताना है आपको। तो यहाँ पे पड़ता है भाई पंचमढ़ी। ठीक है, तो मानस जो पड़ता है, इसका शायद आंसर मैंने पहले ही यहाँ पे आ गया था। तो मानस जो पड़ता है, देखिए ये पड़ता है आसाम में, और शेषाचलम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगस्तमलाई पड़ता है भाई केरला और तमिलनाडु में, केरला तमिलनाडु। ठीक है, और ये पंचमढ़ी तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह के बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है, ये देखिए ऐसा हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला पार्ट। तो इधर ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं भाई, ऐसे करके कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो ये इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और इधर पड़ता है अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, जो पोर्ट्स हैं। ठीक है, पोर्ट्स इस वाले एरिया में होंगे और इस वाले एरिया में होंगे। ठीक है, जो कोस्टल लाइंस होंगी। तो अब बताना है आपको जो बे ऑफ बंगाल में कौन से लोकेटेड है, तो बताइए, आप ट्राई करिए इसका आंसर। तो बे ऑफ बंगाल में देखिए, ऑप्शन सी है इसका आंसर, हल्दिया पोर्ट और पैरादीप। तो हल्दिया जो पड़ता है यहाँ वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और पैरादीप पोर्ट पड़ता है जो है उड़ीसा में, उड़ीसा में, और हल्दिया पड़ता है भाई वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बाकी देखिए कांडला पोर्ट ये इधर पड़ता है अरेबियन सी में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है, और कोचीन केरला में पड़ता है, केरला यहाँ पे। ठीक है, पैरादीप तो उड़ीसा में ही है, न्यू मंगलौर ये कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका इधर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए तो आपसे लोकेशन ऐसे याद रखनी है आपको, मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भैया आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ क्रॉपिंग सीजन एंड रिलेटेड क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से फसल के मौसम में
मौसम और संबंधित फसल की गलत जोड़ी, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, गलत जोड़ी की पहचान करें। तो आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा मिलान है। तो राबी की फसल है वीट, बिल्कुल सही है। मेज जो है खरीफ की फसल है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो है खरीफ सोयाबीन जो है, ये भी खरीफ की फसल है। तो ये सही दे रखे हैं तीनों, तो यही गलत है। देखो पैडी, ये खरीफ की फसल है, खरीफ है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, तो इनकरेक्ट यही है इसमें, थर्ड ऑप्शन। तो एसएससी वालों भाई, डियर एस्पिरेंट, देखो आपको इनकरेक्ट देखते ही अलर्ट हो जाना है। कई बार हमारे पास ना टाइम बहुत कम होता है एक्चुअली पेपर में, तो हमें एक गो में ही सब चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन इनकरेक्ट दिख जाए तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस को एक बार ढंग से पढ़ें, तभी जाके अपना आंसर टिक करें। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। राबी जो है, ये पैडी जो है राबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वाटर टेबल, तो भौम जल स्तर के बारे में सही वाक्य का चयन करिए। तो 4 वाक्य दे रखा है आपको वाटर टेबल के बारे में, इनमें से आपको सही बताना है क्यों कौन सा है। तो इसमें देखिए जो है सही है, जो वो देखते हैं कौन सा है। तो द लोअर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। तो ये देखिए ऐसा तो नहीं है, उसे ही कहेंगे जो ग्राउंड वाटर के नीचे रहेगी। द लोअर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, नहीं। वाटर कैन नॉट बी फाउंड बिलो दी वाटर टेबल, ये भी गलत है भाई, वाटर टेबल के नीचे तो मिलेगा ही वाटर। तो देखिए द वाटर टेबल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यही इसका आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो भौमजल स्तर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। तो वाटर टेबल होती है भाई, वेराइज करती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कि कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे वाटर टेबल कम होती है। और फोर्थ देख लेते हैं, द वाटर टेबल कैन नॉट बी चेंज्ड एट अ गिवन प्लेस, चेंज हो जाती है भाई। जो है वाटर टेबल कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपने सुना होगा कि वाटर जो टेबल है वो बहुत नीचे चला गया है, वाटर का लेवल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वाटर कैन नॉट बी फाउंड बिलो द वाटर टेबल, कैन नॉट बी फाउंड, ये गलत है स्टेटमेंट। और द लोअर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, नहीं, जहाँ से वाटर स्टार्ट होता है, जो जितना जो है अर्थ के नीचे वाटर का जो लेवल होता है उसे ही वाटर टेबल बोलते हैं, उसके नीचे वाटर होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, भौमजल स्तर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट करने हैं हमें 50 क्वेश्चन। ठीक है डियर लर्नर्स, तो विच इज़ द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। तो आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें से देखिए भाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। लार्जेस्ट पूछ रहा है इनमें से, तो लार्जेस्ट तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, आपको याद रखना है। ऐसे ऑप्शन में आ जाएँ तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी की पहचान करिए। तो देखिए आपको बताना है कि जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है। तो वो है भाई बूरी दिहांग। ये दिहांग दिबांग ये नाम आ जाए ना तो आपको सीधा ब्रह्मपुत्रा ही लगा के आना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, बूरी दिहांग दिबांग ये सब। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जो है। अब बरागर जो रिवर है वो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। कालीगंगा घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। घग्गर जो रिवर है उसकी। और हिंडन जो है भाई यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर है जो उसकी ट्रिब्यूटरी है। हिंडर दसैंग ये करके जो रिवर है ये जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो है आंसर है ऑप्शन ए बूरी दिहांग। दिहांग दिवांग से याद रख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन अ रिवर reaches a low-lying plains, it continues erosion of soil as well as deposition, and as a result of both these factors, another river channels develops and later it is detached from the main river for forming a U-shaped lake. This is called, तो जब एक नदी निचले मैदान में पहुंचती है तो यह मिट्टी के कटाव के साथ साथ जमाव भी भारी रखती है, और इन दोनों कारणों के परिणाम स्वरूप
एक नदी चैनल विकसित होता है और बाद में यह मुख्य नदी से अलग होकर यू आकार की झील बन जाता है, इसे कहा जाता है। तो देखिए ऐसे ना, ऐसे ऐसे ऑक्सबो लेक बन जाती है। पहले जो है रिवर ऐसे आती है, ऐसे बहती है, फिर यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है, तो फिर ये ना अपना जो है पाथ चेंज कर लेती है ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये अलग लेक बन जाता है, ये वाला। ठीक है, तो इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दूसरे एग्जाम्स में भी। तो कैनाल तो होगा नहीं, एस्चुरी देखिए इधर की तरफ, एस्चुरी जो रिवर्स इधर की तरफ गिरती हैं, ये जो है अरेबियन सी में, तो ये एस्चुरी बनाती हैं। गल्फ़ देखिए, बे ऑफ बंगाल, ऐसे बे ऑफ बंगाल तो देखिए पूरा ओपन होता है। जो गल्फ़ होता है उसका जो है मुंह बहुत छोटा होगा, ठीक है, एरिया, तो उसको गल्फ़ बोलते हैं। जैसे ये वाला एरिया है ऐसे, ऐसे जो हमारा गुजरात वाला एरिया है ये, ठीक है, गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ कच्छ, और ये खंबात वाला रीजन। ठीक है, इसका जो है कम होता है एरिया, ये जो है बे का ज़्यादा होता है, तो इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑक्सबो लेक बनाती हैं वो रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो आपको बताना है जो मिट्टी बनती है वो किन कारणों से बनती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये देखिए, वेदरिंग के द्वारा बनती है, जब जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक टूट जाती है वेदरिंग की वजह से। वेदरिंग में कई और चीज़ें आती हैं, जैसे सनराइज होना और रेनफॉल, विंड, ये सब चलती हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रॉक टूट जाती है, तो उस वेदरिंग से फिर वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती है, फिर और छोटे, फिर फाइन ग्रेन्स में, तो फिर जब ये सॉइल बन जाती है तो ऐसे ही बनती है सॉइल वेदरिंग के द्वारा। ठीक है, उसका जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में, फिर रात को कम हो जाता है, दिन में ज़्यादा रहता है, तो ये वेदरिंग के ही प्रोसेस है। रेनफॉल होती है, विंड चलती है। ठीक है भाई, तो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है जो रॉक्स होती हैं। ठीक है, रॉक ग्रेन्स जो होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वेदरिंग। अब 6, बाकी इरीगेशन नहीं है इसका, और ना ही डिग्रेडेशन है, माइनिंग भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, बनती तो होंगी इनसे, लेकिन प्राइमरीली जो है रिस्पॉन्सिबल पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, वेदरिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, 2011, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो ये देखिए, लक्षद्वीप है जिसकी जो है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है 2011 जो है सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 91.86% है शायद इसका। ठीक है, एग्जैक्टली 91 तो है, बट इसका जो है पॉइंट फॉर्मेट में मेरे को शायद इतना कंफर्म नहीं है, बट 86 है, 91.86%। तो ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर याद रखना है आपको, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो है सेंसस वाला। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। डियर एस्पिरेंट, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्लास में? आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं भाई। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी आपकी। इन विच स्टेट इज़ दी कैगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है किस राज्य में है कैगा। तो कैगा है कर्नाटका में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया है एसएससी में। तो कैगा से कर्नाटक, कैगा कर्नाटक याद रख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट के देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द जास्कर एंड द नूबरा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो जास्कर और नूबरा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको बताना है किस नदी की सहायक नदियां हैं जो है जास्कर और नूबरा। तो ये है भाई इंडस रिवर की, तो सिंधु रिवर, तो ये इनकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी देखिए, ये महानदी का आ जाए तो महानदी इधर उड़ीसा में जो है गिरती है,
यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, और गंगा तो आपको पता ही है इधर, ये भी बे ऑफ बंगाल में पहले यहाँ पे जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं, तो फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। कावेरी, ये भी इधर बे ऑफ बंगाल में, ताल कावेरी से निकलती है ये और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है भाई। बाकी ये जो है इंडस रिवर निकलती कहाँ से है, तो ये बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये कैलाश जो रेंज है तिब्बत से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001। तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है, तो यह आपको बताना है। इसका आंसर तो भाई आप सभी दे सकते हैं। देखिए, जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत होगी ऑप्शंस में मैं दे दूंगा, बाकी ये चीज़ें तो आपको देखो यार पता ही है यार, इतना तो स्टेट का नाम तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तो जहाँ पे ज़रूरी होगी मैं हिंदी दे दूंगा भाई ऑप्शंस में। ऐसे घबराएं नहीं कि सर आप हर एक ऑप्शन की हिंदी दें, तो ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, केरला और हिमाचल प्रदेश, तो इसमें क्या है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो जनगणना 2001 के अनुसार जो है सेंसस हुआ था 2001 में, उसके अकॉर्डिंग जो है लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो वो हरियाणा में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ लगून। तो निम्नलिखित में से कौन सा लगून का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से लगून का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहले तो ये देख लो कि लगून होता क्या है। तो लगून भाई एक ना वाटर बॉडी है, स्मॉल वाटर बॉडी को जो समुद्र जो बड़ी वाटर बॉडी है उससे जो अलग करती है लैंड फॉर्म हो सकती हैं, रीफ्स हो सकती हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ये। लैंड में जो है लैंड फॉर्म में जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स किसकी, मिट्टी जो होती है, मिट्टी से अलग हो सकते हैं, रीफ से अलग हो सकते हैं, जो कोरल रीफ्स हैं उससे अलग हो सकते हैं। तो छोटी वाटर बॉडी को जो बड़ी वाटर बॉडी को वाटर बॉडी से अलग करते हैं, ठीक है। तो ये इसको लगून बोलते हैं। तो ये वाली जो वाटर बॉडी है, तो ये जो ये लगून का एग्जांपल कौन से हैं, तो चिलिका, पुलिकट और कोलेरू, तो ये इधर ही पड़ते हैं, ठीक है, इधर वाले एरिया में। चिलिका जो है, पुलिकट और कोलेरू, ये जो है लगून के एग्जाम्पल है। बाकी नैनीताल ये नहीं है लगून का एग्जाम्पल, तो नॉट पूछा है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लगून का बाकी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल वाटर बॉडी को बड़ी जो लार्ज वाटर बॉडी है उससे अलग करती है, और क्या अलग करता है, जो लैंड फॉर्म होती हैं, रीफ्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं और मिट्टी के फॉर्म में भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर दी 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। तो इसका भी आंसर देखिए, आपको सबको पता होगा, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा जो है एसटी पॉपुलेशन है, 1.6 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 21.1% आई थिंक, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, उतनी ही पॉपुलेशन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पूरे इंडिया में, उसकी 21.1% जो है मध्य प्रदेश में रहती है, और इसकी जो वो है वो 1.6 करोड़ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी, तो आपको बताना है इसका आंसर। सोचिए और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा क्या थी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट था यूनियन टेरिटरीज़ में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, और लोएस्ट पॉपुलेशन है इसकी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन दी।
तो सभी जो प्राकृतिक भूकंप हैं किस में आते हैं, तो आपको बताना है किस में आते हैं वो। तो वो बायोस्फीयर में तो आएंगे नहीं ऊपर, है ना, हाइड्रोस्फीयर में भी नहीं आएंगे। तो जो अर्थक्वेक्स की बात कर रहा है ये नेचुरल जो है अर्थक्वेक्स, तो ये आते हैं लिथोस्फीयर में। ठीक है, लिथोस्फीयर किस किस से बना होता है, ऐसे ये मान लो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ऐसे होता है अर्थ, और यहाँ पे जो है इधर जो है कॉन्टिनेंटल जो है क्रस्ट होता है, इधर जो है ओशनिक क्रस्ट होता है, इसके नीचे जो है क्रस्ट होता है, पूरा ये क्रस्ट में ही आता है। फिर अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल, अपर मेंटल बोलते हैं इसे, मेंटल। फिर लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, और फिर ये होता है इनर कोर। तो जो है लिथोस्फीयर जो बनी होती है ये भाई देखिए, इसमें जो आता है क्रस्ट, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट इसी में ही होती है, लिथोस्फीयर में। ठीक है भाई, प्लेट्स में होती है। तो लिथोस्फीयर के नीचे होती है एस्थेनोस्फीयर। तो मेन जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लिथोस्फीयर। बाकी जो एस्थेनोस्फीयर होती है वीक और डक्टाइल जो है ये होती है, जो एस्थेनोस्फीयर होती है। ठीक है भाई, तो ये इसके नीचे होती है, लिथोस्फीयर के नीचे अपर मेंटल में। तो इसका जो आंसर है जो ये पूछ रहा है, नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, तो ये होते हैं टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्थलमंडल। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ दी हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगरीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस शहर की है, किस सिटी की है, तो वो है मुंबई की। ठीक है भाई, ऑप्शन ए सिटी की पूछ रहा है, ये यूनियन कैपिटल टेरिटरी हो जाएगी ये, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो सिटी में मुंबई। तो ध्यान रखना है आपको, मुंबई की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द मेंटेन्स अ लॉग ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कंजर्वेशन स्टेटस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक। तो भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों के साथ साथ उनके संरक्षण की स्थिति का एक लॉग रखता है। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम बताना है जो है एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में, जो स्पीसीज़ होती हैं उनके बारे में सारा डेटा रखता है। तो इसका नाम है रेड डेटा बुक। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। IUCN की जो है रेड डेटा बुक वो भी होती है, IUCN उसकी भी रेड डेटा बुक होती है, और ये इसके अकॉर्डिंग भी रेड डेटा बुक होती है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये भी मेंटेन करते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं उनका जो है संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन स्टेटस के लिए। ये देखिए नेम होता है इस बुक का, रेड डेटा बुक। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स। तो आयु संरचना क्या दर्शाती है। तो जो है आयु संरचना दर्शाती है द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन इन अ डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। तो डिफरेंट एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूहों में व्यक्तियों का अनुपात, तो यही एज स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन ए जो है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, गलत है, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा एज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, नहीं ये भी गलत है, ऑप्शन बी। ये एज स्ट्रक्चर पूछ रहा है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का वो नहीं पूछ रहा रेशियो कि कितने मेल्स कितने फीमेल, कितने मेल्स पर फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये नहीं पूछ रहा फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, अ मेजर कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन कंपोज ऑफ डिपेंडेंट्स विद द पोर्शन दैट इज़ इन द वर्किंग एज ग्रुप, नहीं ये भी नहीं है। कार्यशील आयु वर्ग में आश्रितों से बनी आबादी के हिस्से की तुलना करने वाला एक उपाय, नहीं है।
तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूहों में व्यक्तियों का अनुपात, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें भाई जितने जो है लोग रहते हैं अलग अलग एज के, उसे ही बोलते हैं एज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एज पर सेंसस 2011 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, है ना। तो ये इसका आंसर है मुंबई। तो ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच पेयर ऑफ द स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर पर्सन, जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पर्सन है इन इंडिया। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्यों में किस जोड़ी ने भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर दर्ज किया। तो डेंसिटी यही होती है भाई, कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो बताइए आप इसका आंसर क्या है। तो ये है भाई बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 जो है सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है। ठीक है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्या कह रहा है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये है भाई हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है और 2024 में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है भाई, तो जब तक देखिए ये वाला सेंसस नहीं आता है 2021 वाला, जिसे पोस्टपोन करके 2024-25 में कर दिया गया है, तो जब तक आपके लिए 2011 वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और एसएससी का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछता है जो है सेंसस के। तो ये वाला जो इसका आंसर है वो है बी, हरियाणा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ये है भाई 74.04% जो इंडिया की लिटरेसी रेट है, ओवरऑल इंडिया का पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ नेचुरल फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है। नॉट पूछ रहा है इसमें से। तो देखिए कॉटन, नॉट पूछ रहा, कॉटन है, हम भी है और जूट भी है, तो ये पॉलिएस्टर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नॉट ही पूछ रहा है ये। ठीक है, आंसर डी। तो इतना आपको ध्यान रखना है, नॉट आ नेचुरल फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो ये तीनों होती हैं कपास, हेम्प और जूट, पॉलिएस्टर नहीं है, ध्यान रखना है इसका आपको। ठीक है, और नॉट पे हो जाना है अलर्ट। तो डियर एस्पिरेंट, कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चन सही गए हैं अभी तक आपके। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास में, अच्छी लग रही हैं क्वेश्चंस करने में, मज़ा आ रहा है। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो PYQ में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं लिया है भाई, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, तो आपको जो है क्लासेस के बारे में पता लग जाएगा। बेस्ट क्लासेस आ रही हैं और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी आपकी काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। खुद से लगाने की ट्राई करिए। तो इसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की, 2011 का सेंसस हुआ था, तो ये है 382
पर किलोमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। तो 382% पर किलोमीटर स्क्वायर ये इंडिया की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भाखड़ा डैम इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो भाखड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो यह आपको बताना है। तो ये बनाया गया है सतलुज रिवर पर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ये देखिए इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ऐसे इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ऐसे क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे आपसे, याद रखनी है आपको क्रोनोलॉजी। और जो ये सतलुज रिवर है, सतलुज जो रिवर है ये सिपकिला पास से एंटर करती है इंडिया में, सिपकिला पास, सिपकिला पास से, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखें, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका जो है आंसर बहुत ही आसान है। तो इसका जो आंसर है वो है नंदा देवी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पंचमढ़ी जो है एमपी में है, और नीलगिरी साउथ इंडिया में है जो है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। बाकी दिबांग ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर जो इन्होंने पूछा है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 31। विच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो भारत के किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग की सांद्रता सबसे अधिक है। तो यह आपको बताना है किस में है। तो ये देखिए भाई, आपका जो रीजन है छोटा नागपुर रीजन, यहाँ पे जो है जो कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और छोटा नागपुर जो पड़ता है वो पड़ता है झारखंड में, झारखंड वाला एरिया है उसमें मैक्सिमम पड़ता है। बाकी बिहार का भी थोड़ा सा एरिया आ जाता है इसमें, ठीक है भाई। डेक्कन प्लेटो जो है साउथ इंडिया में, अरावली रेंज आपको पता होगा, ये गुजरात से स्टार्ट होती हैं और दिल्ली तक आती हैं। तेलंगाना प्लेटो तेलंगाना में, ठीक है, साउथ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट अबाउट द फेमस प्लेस माशिन राम। तो माशिन राम के बारे में पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन ए है जो है, स्टेटमेंट ए है, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से ही बताना है आपको कौन सी सही है कौन सी गलत है, या दोनों गलत हैं दोनों सही हैं। इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, सही है बिल्कुल, माशिन राम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसमें। और दूसरा है इट इज़ लोकेटेड इन मेघालयन स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यह पृथ्वी का सबसे नम स्थान है और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भाई आपको, ठीक है। तो मेघालय में ही पड़ती हैं, जो ये मेघालयन प्लेटो है यहाँ पे ही पड़ती हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये खासी वाला जो एरिया है यहाँ पे ही पड़ता है ये जो है माशिन राम जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट लीडिंग टू अ क्रिटिकल कंडीशन नोन एज। तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की जलवायु को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एक गंभीर स्थिति होती है जिसे कहते हैं क्या। तो उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है डियर लर्नर्स। तो जो है एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेट में चेंज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है और उससे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ओजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ओजोन का फॉर्मूला है O3। और इतना आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। बाकी और भी गैसेस हैं जिसकी वजह से होता है, मीथेन वगैरह, बट इन्होंने कार्बन का पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका हमने जवाब दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन उड़ीसा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई आपका आंसर, ऑप्शन बी राउरकेला जो है ये पड़ता है उड़ीसा में,
ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बोकारो पड़ता है झारखंड में, झारखंड। और जो है विशाखापट्टनम जो पड़ता है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और विजयनगर कर्नाटका, कर्नाटका में। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर क्या है, तो यह आपको बताना है। तो यह है भाई 65.46%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये महिला साक्षरता जो दर है इंडिया में 2011 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग वो 65.46% है। लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए इंडिया का, फीमेल का और मेल का। ठीक है, और हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट में है, जो हाईएस्ट लिटरेसी है वो केरला में है। सॉरी गाइस। तो हाईएस्ट लिटरेसी जो है केरला में है, और लक्षद्वीप में जो है यूनियन टेरिटरीज़ में हाईएस्ट लिटरेसी किस में है, हाईएस्ट लिटरेसी वो है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 36। नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे कॉरिडोर कनेक्ट्स विच टू यूटीज स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों को जोड़ता है। तो बताना है आपको, नॉर्थ से साउथ जो है नेशनल हाईवे कॉरिडोर वो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नॉर्थ साउथ जो नेशनल हाईवे है कॉरिडोर, इसका तो आंसर आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, आइडिया से भी लगा सकते हैं आप। नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है तो जम्मू कश्मीर से जो है तेलंगाना वो तमिलनाडु होगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो कितने देश भारत के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं, तो ये आपको बताना है कितनी कंट्रीज़ करती हैं। तो वो है 7 कंट्रीज़, ऑप्शन बी। तो आपको मैं बता दूं, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई ये मैप। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर कैसा बना दिया, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से है ये ओनली। जिस तरह से हम बना देंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कंट्री लगती हैं, तो यहाँ पे जो लगता है वो है पाकिस्तान, और इधर जो है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, और इधर थोड़ी सी चाइना, और इधर चाइना। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार, और यहाँ पे है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है नेपाल, और यहाँ पे जो एरिया है ये वाला तो यहाँ पे पड़ता है भूटान। तो कितनी कंट्री होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है भाई, और जो ये जो है वाटर बॉडी से कौन सी करती है, श्रीलंका। ठीक है डियर एस्पिरेंट, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है बी, 7 कंट्रीज़ जो है लैंड बॉर्डर लगते हैं हमारे 7 कंट्रीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर झरिया एंड रानीगंज नोन। तो निम्नलिखित में से किन खनिजों के लिए झरिया और रानीगंज जाने जाते हैं। तो ये कोल के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और झरिया कहाँ पे है, तो ये है भैया आपका झारखंड में, झारखंड झरिया, झारखंड झरिया, और रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, और दोनों कोल के लिए फेमस हैं, कोल बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। ठीक है भाई, कोल माइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज़ लोकेटेड इन झारखंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। तो ये देखिए बताना है आपको, तो ये है बोकारो जो है झारखंड में, सालेम जो पड़ता है ये भाई आपका शायद तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में, और दुर्गापुर बताइए आप कहाँ पड़ता है। तो दुर्गापुर कहाँ पड़ता है बताइए, तो आप इनका जवाब देंगे मुझे, दुर्गापुर, सालेम और विजयनगर का। ठीक है, कहाँ पे पढ़ते हैं ये कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी ये मैंने इसका आंसर बता ही दिया है, बोकारो में है, बोकारो जो है
आयरन स्टील प्लांट ये जो लोकेटेड है झारखंड में। दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट आप मुझे बताएंगे, सालेम जो है आप मुझे बताएंगे, और विजयनगर आप मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सर्च करिए आप, थोड़ा बहुत देखिए, खुद भी सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी उसके हिसाब से, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये आप बताइए। अगर नहीं पता तो फिर आप सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे गलत ऑप्शन टिक कर आओगे। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में आया था, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया था, उसके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द अगारिया कम्युनिटी ऑफ 19th सेंचुरी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, तो 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा था? तो ये आपको बताना है किस उद्योग से जुड़ा था, बताइए भाई। तो ये जुड़ा था भाई आयरन इंडस्ट्री से, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लौह उद्योग से जुड़ा था। याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 42। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सब शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपको बताना है शहरी आबादी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है 2011 की जनगणना के अनुसार, इनमें से ही बताना है। तो ये देखिए आपका है मिज़ोरम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, मिज़ोरम में जो है अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज के रूप में पूछ रहा है ये। डियर लर्नर्स इतना ध्यान दें आप, ठीक है। तो 2011 के अकॉर्डिंग तो आंसर सी है इसका, ऑप्शन सी मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एज पर द रिफॉर्म्स ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, हाउ मैनी मिनरल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स? खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के सुधारों के अनुसार परमाणु खनिजों की सूची में कितने खनिजों को हटाया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ये 6 खनिजों को हटाया गया है, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2023 का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी 44 देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कोल्ड सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन causes forest land having conifers as main vegetation. The forest land are known as, तो ठंडे उप आर्कटिक जलवायु क्षेत्र में मुख्य वनस्पति के रूप में शंकुधारी वन भूमि है। इन वन भूमियों को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, तो वो है भाई आपका टैगा। ये कोल्ड सब आर्कटिक रीजन में मिलता है, इससे ऊपर टूंड्रा मिलता है आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक जो रीजन है, जो बिल्कुल आइस वाला एरिया है, वहाँ पे मिलता है ये टूंड्रा बिल्कुल ऊपर वाले रीजन में, और जो है माउंटेन रीजन में भी मिलता है, बट जो आइस वाले एरियाज होते हैं अंटार्कटिक आर्कटिक वहाँ पे मिलता है। और जो टैगा वाला है, ये देखिए जो आर्कटिक सर्कल है ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इधर आर्कटिक सर्कल है और इधर आर्कटिक है, ठीक है आर्कटिक है, और इधर अंटार्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है, और ये अंटार्कटिक सर्कल है, और ये है पूरा अंटार्कटिका है। तो इस वाले में जो होती है यहाँ पे जो आर्कटिक रीजन है इसमें होती है टूंड्रा। फिर उसके नीचे जो सब आर्कटिक जो रीजन है, इसमें ये वाला जो आर्कटिक सर्कल के नीचे वाला एरिया है, तो यहाँ पे मिलती है ये वाली जो टैगा वाली है ना, टैगा जो वेजिटेशन है यहाँ पे मिलती है, जो क्लाइमेट रीजन है। बाकी जो मैनग्रोव है ये आपको पता ही है, जो ये हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, पानी भी होता है, थोड़ी दलदल भी होती है उस वाले एरिया में, और ये सब्स भी होते हैं, यहाँ पे ट्री भी होते हैं, सब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। सवाना देखिए अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा है, सवाना ग्रासलैंड है एक तरह से। तो इसका जो आंसर है वो है सी टैगा। टैगा के बारे में ही बात कर रहा है, इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, तो आप इससे वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ठंडे जो है उसके बारे में बात कर रहा है, 2 ही हैं टैगा और टूंड्रा।
बाकी मैनग्रोव जो है ये कोस्टल रीजन में पाया जाता है, पानी और दलदली वाले क्षेत्रों में। ये सवाना ग्रासलैंड की बात कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया एज ऑफ नवंबर 2022? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपको बताना है। एक बार ट्राई करिए, इसका आंसर क्या है। तो ये है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1,44,634 किलोमीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इतनी जो है 2022 तक, नवंबर तक, ये जो है लेंथ है, टोटल लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 जो है, महानंदा रिवर राइजिंग इन दी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये आपका स्पेस दे रखा है, इसको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। में उगने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो ये कहाँ से जो है निकलती है, तो ये आपको बताना है। तो महानंदा जो रिवर है, ये देखिए आपकी दार्जिलिंग हिल से निकलती है, और ये देखिए गंगा की ट्रिब्यूटरी है महानंदा। ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स हैं जो वहाँ से निकलती है। बाकी देखिए, छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में है। कैमूर रेंज कहाँ पड़ती हैं, तो जो है सतपुरा रेंज है। वहाँ पे देखो, एक तो विंध्यान रेंज है एमपी में, विंध्यान, और एक है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज जो है। तो जो विंध्यान का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इसे बोलते हैं कैमूर रेंज, कैमूर रेंज। ठीक है भाई, और ये यहाँ पे पड़ती है सतपुरा, इसके नीचे पड़ती है अजंता, अजंता रेंज। ठीक है, और जो सतपुरा की ईस्टर्न मोस्ट है, इसे बोलते हैं मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। यहाँ पे बहती है नर्मदा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे बहती है ताप्ती रिवर, तापी रिवर जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों गिरती हैं अरेबियन सी में, अरेबियन सी। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो नंदा देवी पीक है, ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए बस। बाकी ये जो दोनों रेंज है, विन्यान रेंज और सतपुरा रेंज, विन्यान की जो ईस्टर्न मोस्ट है कैमूर है, और जो है सतपुरा की ये मैकाल है, इसके नीचे अजंता रेंज पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 47। द शारदा रिवर राइजेज इन दी ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज। तो शारदा नदी नेपाल में किस ग्लेशियर में उगती हैं, निकलती हैं किस ग्लेशियर से, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई मिलान ग्लेशियर, जो है शारदा रिवर राइज करती है मिलान ग्लेशियर से। ठीक है भाई, बोखरचू से जो सतलुज रिवर है, सतलुज नहीं, बोखरचू से जो है इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर निकलती है यहाँ से, बोखरचू ग्लेशियर से। और इसका जो इंडस का नाम है जो है उसमें तिब्बत में, तो सिंगी खम्बाब बोलते हैं, लॉयंस माउथ, सिंगी खम्बाब, खम्बाब। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिलान ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शारदा रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मंगोलिया एंड मगनोलिया एंड लॉरल ट्री आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो भारत में मगनोलिया और लॉरल के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं, तो ये आपको बताना है किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। तो ये मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जो पहाड़ों वाली जो वेजिटेशन होती है, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं ये मगनोलिया और लॉरेल्स। याद रखना है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और जो थॉर्नी जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, तो ये देखिए डिज़र्ट वाले एरिया में है, डिज़र्ट वाला एरिया है ये। ठीक है, जो कांटेदार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, मैनग्रोव वन जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कोस्टल रीजन्स पे होते हैं मैनग्रोव, ट्रॉपिकल डेसिडस जो है फॉरेस्ट, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती साल में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं, और ये गिराते हैं कब, तो ये गिराते हैं समर के सीजन में। ठीक है, इंडिया में काफ़ी वेजिटेशन है ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की। ठीक है भाई, और जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो पर्वतीय जो वन होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है डियर लर्नर्स, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज जो है इज़ एसोसिएटेड विद द उद्योग मंडलम, उद्योग मंडल एंड
चंपाकरा कैनाल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नेशनल वाटरवेज, उद्योग मंडल और चंपाकरा नहरों से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको बताना है। देखिए, नेशनल वाटरवेज मैंने करवा रखे हैं पिछले वाली क्लासेस में, जो है मैंने प्रीवियस, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लें सारे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है नेशनल वाटरवेज को। तो बार बार एक्सप्लेनेशन से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, बाकी उन क्लासेस को देखिए, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल वाटरवेज 3। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, उद्योग मंडल और चंपाकरण, नेशनल वाटरवेज 3, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ठीक है। बट ज़्यादा नहीं पूछ रहा, एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो हमें याद रखना है जो इम्पोर्टेंट पूछा हुआ है PYQ में। तो ये PYQ है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द नेविगेबल पोर्शन ऑफ बराक रिवर इन इंडिया इज़ द 121 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन लखीपुर एंड बंगा, विच वॉज डिक्लेयर्ड एज कौन सा नेशनल वाटरवे इन द ईयर 2016? तो भारत में बराक नदी का निगम्य भाग लखीमपुर और भांगा के बीच 121 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। तो कौन सा नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया था इसे? तो 16 किया गया था, नेशनल वाटरवेज 16। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप ये याद रखें, क्वेश्चन को पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है इस वाले क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 50 की बात हुई थी, लेकिन 51 चलो एक एक्स्ट्रा ही करवा देता हूँ आपके लिए। आप भी क्या याद रखोगे, खुश रहो भाई, ठीक है, पढ़ते रहो बस, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ GS में, मेरा उद्देश्य वही है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? तो ये आपको बताना है, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और वो भी 2011 का जो सेंसस हुआ है उसमें। तो ये है ऑप्शन सी, जो है दमन एंड दीव। तो इसकी जो है पॉपुलेशन, जो लिटरेसी रेट है, वो सेकंड हाईएस्ट है यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है। तो डियर एस्पिरेंट, हमारे यहाँ पे 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आप अपना स्कोर बताएं कितना आया है आपका कमेंट सेक्शन में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। अच्छा लगा हो क्लास देखने में मज़ा आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और देखिए सारी क्लासेस को देख डालें आप सारे। PYQ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है मैंने, ठीक है। CGL का करवा दिया है, वो भी देख लें। तो आप इन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए भाई, आप लोगों के लिए ही है, और इसमें काफ़ी मेहनत जारी है। अब आप चैनल को आग की तरफ फैला दो, सपोर्ट दो, दिखाओ भी अपना, ठीक है। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जो करना है करो, लिखो, पढ़ो, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास आज शाम को आएगी या फिर कल सुबह आएगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।